अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 4 जून को लोकसभा का चुनाव हारने के बाद उनके यहाँ बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। बहनों भाइयों, जब जीत रही होती है पार्टी तब कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब हार होती है तो हर वो कोई बोलने लगता है जिसके मन में असंतोष की भावना होती है। बीजेपी के भीतर भी वही हो रहा है। अब नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, संगठन और काबिलियत जनाधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी अब सवालों के घेरे में है। जो समस्या कभी विपक्ष जिस संकट का सामना कर रहा था, आज बीजेपी को भी उसी गुटबाजी, वही समस्याओं का और वैसी भीतरघात और अंतर्कलह का सामना करना पड़ रहा है जो विपक्ष कर चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ नेता नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं या फिर जो चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा? चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी भले ही तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठने में कामयाब हो गई हो, एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ अलग ही हो रहा है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर? आप इन दिनों सोशल मीडिया, टेलीविजन और अखबारों में लगातार देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अंतर्कलह बड़ी विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, कहीं होम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, पार्टी के अध्यक्ष से हो रही है, और राज्य कार्य समिति में केंद्रीय नेतृत्व के 3 बड़े नेता खास तौर पर भेजे गए, जबकि इतनी बड़ी लीडरशिप फोर्स किसी राज्य की कार्य समिति में भेजी नहीं जाती। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि प्रेसिडेंट और 2 जनरल सेक्रेटरी पूरी कार्य समिति की बैठक के दौरान मंच पर बैठे रहे ताकि कोई असहज स्थिति आए तो उसका सामना कर सके। लेकिन उसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसी बात कही जिससे जो संदेश जाना था वो संदेश चला गया। संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट चल रही है, तहसील और थानों में बड़ा करप्शन है, विधायक सांसद मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, मनमाने तरीके से गवर्नमेंट चलाई जा रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि पिछड़े और दलितों की उपेक्षा हुई है, जिसके कारण इस समाज के वोट का एक बड़ा वर्ग इंडिया अलायंस के साथ चला गया। इस कारण बीजेपी को डिफीट मिली। जब बीजेपी लगातार जीत रही थी तब सब खामोश थे और जिसको जो मिल रहा था वो ले रहे थे। लेकिन जब बीजेपी 2024 में 33 सीटें उत्तर प्रदेश की हार गई, उसके बाद से अब हर कोई सवाल कर रहा है और सवाल उठेंगे। जब कोई पार्टी हारती है सवाल उठते हैं, नेतृत्व पर भी सवाल उठते हैं। बीजेपी उसका सामना कर रही है। लेकिन दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ तो चल रहा है। स्थिति सामान्य नहीं है। जो पार्टी चाल, चरित्र, अनुशासन, तमाम नैतिकता की बातें करती हों, उसके यहाँ खुलेआम उनके विधायक, पूर्व मंत्री, सहयोगी दल भी अटैक कर रहे हैं। सरकार पर करप्शन, भेदभाव, गरीबों पर बुलडोज़र और तमाम अन्य ज्यादतियों का, पिछड़े और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए हमले कर रहे हैं। चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, पब्लिक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सहयोगी दलों के द्वारा। बीजेपी में बार बार ये बात कही जा रही है कि संगठन सरकार से बड़ा है। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में संगठन और सरकार 2 अलग अलग भाव हैं। सरकार शासन व्यवस्था चलाने के लिए होती है, उसका कंपैरिजन किसी पॉलिटिकल पार्टी के संगठन से किया ही नहीं जाना चाहिए। सरकार एक अलग भाव है, संगठन एक अलग भाव। क्या दिल्ली का नेतृत्व या दिल्ली की बीजेपी लीडरशिप इस गुटबाजी में कुछ और तलाशने की कोशिश कर रही है? क्या वो उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का परिवर्तन चाहते हैं या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं? उसमें 2-3 बातें हैं इस पूरे स्टेटमेंट। और रमेश चंद्र मिश्रा जो एमएलए हैं बदलापुर के, उनका बयान, मोती सिंह का बयान आप सबने सुना होगा, सुशील सिंह का ताज़ा बयान आया। मेरठ के भी बीजेपी के एक लीडर ने भूपेंद्र चौधरी यानी बीजेपी के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर दी है। सहयोगी दल भी बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस सब असहज स्थिति के बीच केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली गए, पार्टी के अध्यक्ष से मिले, हेडक्वार्टर गए और 2 दिनों तक कैंप करके उन्होंने जो कह सकते थे वो उन्होंने किया। भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, आज प्राइम मिनिस्टर से 1 घंटे मुलाकात की, और इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं भूपेंद्र चौधरी होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने गए हुए हैं। ऐसी चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, कि हार की नैतिक जिम्मेदारी खुद भूपेंद्र चौधरी यानी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ऊपर ली है।
लेकिन दिल्ली का नेतृत्व तो फिलहाल अभी किसी तरह के कोई संकेत नहीं दे रहा है। इसलिए अभी यह कहना कि कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा या संगठन में के नेतृत्व में परिवर्तन होगा या कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदलेंगे, यह सिर्फ अभी कयास है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उसके कामकाज से आकी है। बीजेपी कोई भी फैसले, कोई भी बड़े निर्णय और कोई भी बड़े काम ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ शोर मचाते हुए नहीं करती। बहुत ही गोपनीय ऑपरेशन होता है। जब होता है तो किसी को पता नहीं होता है और जिसको बैठना होता है उसे भी नहीं मालूम होता है। बहुत खुफिया ऑपरेशन बीजेपी पॉलिटिकली करती है। लिहाजा शोर मचाकर जिन्हें ये लगता है कि बीजेपी के नेतृत्व में कोई परिवर्तन होगा, तो मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है। बीजेपी की कार्यशैली दूसरी पार्टियों से बिल्कुल भिन्न है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि ये जो असंतोष है भारतीय जनता पार्टी के भीतर उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज को लेकर, इसको पुष्पित और पल्लवित होने दिया जा रहा है। यह प्रस्फुटित हो रहा है। ये अगर बढ़ रहा है तो इसे कोई रोक नहीं रहा है। कोई बोल रहा है, उसे रोका नहीं जा रहा है। और ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। सरकार के खिलाफ असंतोष पहले रेयर सुनाई देते थे, पर अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से इस वक्त नहीं लड़ रही है। बीजेपी इस वक्त बीजेपी से लड़ रही है। सत्ता जनित जो कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे गुटबाजी, अंतरकलह, भीतरघात और पावर थर्स्ट, यानी सत्ता में अपना कंट्रोल, ये सभी राजनीतिक दलों की एक बड़ी बीमारी है। बीजेपी कहती थी उसे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें हो गई है। बीजेपी को एक बड़ी प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई है, उसकी बीमारी पता चल गई है, सार्वजनिक हो रही है, लेकिन मरीज अपने मर्ज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बीजेपी के भीतर जो सिरफुटौल, अंतरकलह, भीतरघात, भ्रष्टाचार के आरोप और सत्ता पर कब्जे की जो लड़ाई है, वो बीजेपी संगठन को भारी और बहुत भारी पड़ने वाली है। 2024 के चुनाव में उनके 9% वोट कम हुए और उनकी 33 सीटें चली गई। पिछड़े और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का एक बड़ा चंक उधर शिफ्ट हो गया इंडिया अलायंस की तरफ। अब अगली लड़ाई 2027 में उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव की है। और बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई अन्य राज्यों की तरह विपक्ष नहीं है। यहाँ का विपक्ष बहुत ही ताकतवर है और यहाँ के विपक्ष ने तमाम रिसोर्सेज, तमाम बड़ी पॉलिटिकल ताकत, लहर और सब कुछ होने के बावजूद उसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से शिकस्त देकर 10-20 नहीं बल्कि 43 पार्लियामेंट्री सीटें हासिल की हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है और विपक्ष के कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान पर है। और बीजेपी के लिए रोज आ रही ये असंतोष की खबरें उसकी पार्टी के भीतर नुकसान और लगातार नुकसान कर रही हैं। क्या बीजेपी बहुत भारी राजनीतिक नुकसान की तरफ बढ़ रही है? शायद हाँ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक दिल्ली और लखनऊ के नेतृत्व ने इंटरवीन नहीं किया है और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ी और अब बढ़ती ही जा रही है। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये, अगर दिल्ली इंटरवीन नहीं करता है तो एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस से बीजेपी गुजरेगी उत्तर प्रदेश में, ऐसा प्रतीत होता है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में सरकार से बड़ा संगठन तो होता ही है, संगठन ही सरकार बनाता है। अब देखिए, तो पार्टी का निर्णय है। आज हमारे ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और तो हमें उम्मीद है कि अगला भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होना चाहिए। लेकिन अब पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग हैं। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। 10 सीटें जो हमारी जो उपचुनाव की है उसमें जीत के समीकरण तय करने के लिए था कि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीता था उसी तरीके से रणनीति बना के इसको भी हम लोग जीतेंगे। और सरकार को पार्टी चलाती है और पार्टी बिना संगठन के शक्ति के पार्टी खड़ा सरकार बना ही नहीं सकती है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी,
वो दर्द वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। बहनों भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। यूपी के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। और अजय वीर सिंह राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं राकेश त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी के भीतर ये जो असंतोष, अंतर्कलह, भ्रष्टाचार के आरोप, आप तो कहते थे कि आपकी पार्टी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपकी पार्टी में भी वही हो रहा है जो हम पिछले 22-23 सालों से उत्तर प्रदेश की पावर कॉरिडोर में देखते आ रहे हैं। आप किस अंजाम लगने जा रहे हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में निश्चित तौर पर कुछ बातें कह देंगे। थोड़ा इको कर रहा है जरा ब्रजेश। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू। लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में अपनी बातें स्वतंत्र तौर पर कही जा सकती हैं। अच्छा होता है कि प्रॉपर फोरम पर कही जाए, उचित मंच पर कही जाए। और वसीम बरेलवी का एक जो पुराना शेर है कि कब कौन सी बात कैसे कही जाए, सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाए। बेहतर होगा ऐसा कि लोग फोरम पर कहें। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव परिणाम अनपेक्षित था। इस अनपेक्षित परिणाम से कार्यकर्ताओं को धक्का लगा है, कार्यकर्ताओं को पीड़ा हुई है, क्योंकि 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, हमने जो लक्ष्य तय किए थे, हमने उन लक्ष्यों को प्राप्त किया। सपा बसपा के बड़े राजनीतिक गठबंधन को भी हमने ध्वस्त करने का काम किया था। यह अनपेक्षित था, इस नाते पीड़ा है। और पीड़ा में कई बार कुछ स्वर ऐसे निकल आते हैं, मैं मानता हूं कि ये स्वर धीरे धीरे थम जाएंगे। नेतृत्व बहुत सशक्त है, मजबूत है, सामूहिक है। किसी प्रकार का कोई संकट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के नहीं है। जो आज चर्चा अलग अलग सियासी गलियारों में चलाने का प्रयास किया जा रहा है, यह कोई पहली बार नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में शपथ ली थी ना, उसके बाद से ही लगातार कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, यह नैरेटिव अलग अलग समय पर कई बार चलाने का प्रयास किया गया है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, इनका कोई आधार नहीं है। ये बातें कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर हैं और विपक्ष जानबूझ करके प्रयास करता है। मुझे याद है अखिलेश यादव जी ने बार प्रयास किया है कि दोनों डिप्टी सीएम्स को ऑफर देते रहे हैं। आपने अभी कहा कि बात कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाएगी। ये सलीका राकेश त्रिपाठी किसको सिखा रहे हैं? बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा को या यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को? आप किसको सलीका सिखा रहे हैं? नहीं, मैं किसी को सिखाने वाला नहीं हूं। मैं मानता हूं कि पार्टी ने प्रवक्ता का दायित्व मुझे दिया है, तो मैं अपनी बात अपनी ढंग से कह सकता हूं। लेकिन यह सलीका सबको रखने की आवश्यकता है, यह किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपने रमेश चंद्र मिश्रा जी का नाम लिया है, उन्होंने अपने बयान पर खुद अपना खंडन, अपनी सफाई पेश की है कि उनके बयान को संदर्भों से परे काट छांट करके एडिटेड करके रखा गया है। मुझे लगता है कि रमेश मिश्रा के दूसरे बयान को भी संज्ञान में लेना चाहिए। उनके पहले बयान के आधार पर नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, किसको सलीका? आपने जो शेर की शुरुआत की सलीका सिखाने वाली, ये आपने किस संदर्भ में कही है? किसको सलीका सिखाना चाहिए या उचित फोरम में रखना चाहिए? कार्य समिति से उचित फोरम तो और कोई होता नहीं, हाईएस्ट फोरम होता है, वहां रखी गई थी ये बात। तो कार्य समिति की कोई बात आपत्तिजनक नहीं है। कार्य समिति में कोई अनुशासनहीनता नहीं है। कार्य समिति की कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात को लेकर के हाय तौबा मचाई जाए। कार्य समिति में केशव प्रसाद मौर्य जी के जिस बयान को लेकर के अलग प्रकार के अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है, वो शाश्वत सत्य है। ये सत्य बार बार कहा गया है। फिर मैं दोबारा आपसे बात पूछता हूं, कोई नया शोध नहीं है ये। मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपसे एक सवाल और करता हूं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कार्य समिति की बैठक के 24 घंटा बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान को पोस्ट किया जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन बड़ा है, सरकार से था और रहेगा, कार्यकर्ताओं की गरिमा को बढ़ाया जाएगा। ये किस संदर्भ में सरकार को नीचा दिखाने की पार्टी ने कोशिश की? ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। देखिए सरकार नहीं, बिल्कुल डिनाई कर भी नहीं रहे हैं हम। क्यों डिनाई करेंगे? ये शाश्वत सत्य है, इसको बार बार दोहराएंगे।
इसको आप कहेंगे तो मैं आपकी डिबेट में मैं भी दोहरा दे रहा हूं कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। मैं वही कह रहा हूं, सरकार का क्या सरकार को संगठन के कुछ लोग नीचा दिखाना चाहते हैं, उसी मकसद से ये ट्वीट हुआ? यही तो मैं कह रहा हूं, झगड़ा तो इसी बात का है। नहीं, सरकार को नीचा दिखाना, इस सरकार को नीचा दिखाने का मसला नहीं है। देखिए, मैं छोटे से उदाहरण से आपके दर्शकों के लिए और आसानी से इसको समझाता हूं। जिस दूध से दही जमती है, उसी दही से मक्खन निकलता है और मक्खन से घी बनता है। हाँ। अब ये कोई कहने लगे कि नहीं, घी बहुत महत्वपूर्ण है, दूध महत्वपूर्ण नहीं है, बिना दूध के घी नहीं बन सकता है। सर, मैं वही बात कह रहा हूं कि संगठन, सरकार के दूध में संगठन नींबू निचोड़ रहा है सर, और फिर उस बयान को आज फिर ट्वीट किया गया सर। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। ये असामान्य है, असाधारण है। संगठन ऐसा प्रतीत होता है सरकार को नीचा दिखाना चाहता है। किसी ने नींबू नहीं, मैं मानता हूं, देखिए ब्रजेश जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आपका विश्लेषण करना, आकलन करना आपकी स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं इसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता के नाते मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं तथ्य और तर्कों पर बात कर रहा हूं। एक भी तथ्य अगर मैंने गलत उल्लेखित किया हो तो आप उसे प्रस्तुत करें। क्या पार्टी ने ट्वीट किया? सरकार को नीचा दिखाने वाले बयान को 24 घंटे के बाद पोस्ट किया गया? नहीं, देखिए, आप नीचा दिखाना ये आपका विश्लेषण है, ये विश्लेषण करने तो मैं या तो कह दूं कि सरकार का सम्मान बढ़ाने के लिए पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, सरकार का सम्मान बढ़ा, उससे पूरी तरह से सरकार का पूरा सम्मान। और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए 37 वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार फिर से रिपीट हुई है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में सीधा सीधा के बाद हुआ है। अब डायरेक्ट सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई संशय नहीं। क्या आपकी पार्टी नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी संभावना पर काम कर रही है या नहीं? नहीं, पूरी तरह से खारिज करता हूं। नेतृत्व परिवर्तन की किसी संभावना का अभी कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। और मैं एक बात छोटी सी कहूंगा ब्रजेश जी, देखिए, ये सवाल क्यों आज भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बार बार उठाया जाता है? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हमेशा होते रहे हैं। कभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई मंत्री पद किसी को मिलेगा। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में होते रहते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री आपने कहा परिवर्तन होगा। अरे एक सेकंड, आपने कहा परिवर्तन होता रहेगा, आज कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अध्यक्ष बनेगा। ये किस संदर्भ में आपने इन शब्दों का उपयोग किया? नहीं, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि बीजेपी में ऐसा होता रहता है, इसलिए इस बात की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ये संभावनाएं तो आप ऐसा करने की सोच रहे हैं? ये संभावनाएं समाजवादी पार्टी में नहीं तलाश सकते। संभावनाओं पर आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप नेतृत्व बदलेंगे? तो फिर आप जिक्र क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी में परिवर्तन होता रहता है? हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि आप ऐसा विश्लेषण करने के पीछे आपके कारण क्या है। मैंने तो नहीं किया, मैंने तो पूछा आपसे सर। ये सिगुप्पे मायावती जी के बारे में नहीं सर असहज हो रहे हैं जवाब देने में सर। आराम से हम लोग बात करते हैं सर। नहीं, मैं बिल्कुल असहज नहीं हूं, मैं बिल्कुल असहज नहीं हूं। मैं ब्रजेश जी ये कह रहा हूं कि ये विश्लेषण जो प्रस्तुत किया जा रहा है ना, ये पहली बार नहीं किया जा रहा है। 2017 में शपथ लेने के बाद कई बार किया जा चुका है कि अब यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो जा रहा है, अब यूपी में विधायक असंतुष्ट हो गए हैं, अब संगठन असंतुष्ट हो गया है। ये नैरेटिव कई बार किया गया है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि जो सरकार को नीचा दिखाने वाला, ये खारिज किया जाने योग्य, जो सरकार को नीचा दिखाने वाला ट्वीट बार बार किया जा रहा है, ये बंद होगा या अभी कंटिन्यू रहेगा? नहीं, मैं मानता हूं आप उसको अपने हिसाब से नीचा देखने के लिए कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं, सर थैंक यू सर, भाजपा के मैं आपके मित्र दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं। शाश्वत सत्य है। क्या इनके यहाँ कुछ गंभीर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है दीपक जी? देखिए विजय जी, हम तो शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह चल रही है। अब देखिए, मैंने कई बार आपके डिबेट में भी ये बात कही, अब इनकी अंतर्कलह जो खुल करके सामने आ चुकी है। ये सरकार और संगठन, आप तो ये सब फेस कर चुके हो। 2015 में से 17 तक आपके यहाँ क्या हुआ, एवरीवन नोज। अब बीजेपी वो अनुभव प्राप्त कर रही है जो आप प्राप्त करके निकल आए हो। तो देखिए, 17 में हमको जनता ने हमको नकारा, हम नहीं बना पाए सरकार। आज कमोबेश वही स्थिति अभी जो बाई इलेक्शन होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी की बद से बदतर स्थिति होने जा रही है। और आगे आने वाला 2000 हम तो चाहते हैं भाई, हमारे मित्र राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं ना कि यही कंटिन्यू करेंगे, बाबा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे हम तो चाहते हैं कि बाबा जी मुख्यमंत्री रहें, क्योंकि डे बाय डे अंतरकलह बढ़ती जा रही है और जो है जनता की नाराजगी इनके खिलाफ। ये देखिए, ये संगठन और सरकार की लड़ाई नहीं ब्रजेश जी, लड़ाई है कुर्सी की। कोई कुर्सी बचाना चाहता है, कोई कुर्सी पे काबिज होना चाहता है। अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है?
उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता, और जो अधिकारी हैं वो अपने में मस्त हैं, असमंजस में हैं कि इनकी सुने कि उनकी सुने। डबल इंजन की सरकार आप देख रहे हैं पूरी तरीके से आपस में टकरा चुकी है। कभी एक इंजन जो है कहीं वहां बुलाया जाए। आपको क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई मुख्यमंत्री रहे कोई रहे, आप ये क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि इनको कंटिन्यू करो? आपकी पार्टी धुर विरोधी योगी की, और आज आप पैरवी कर रहे हो कि नहीं। देखिए जो इनकी कार्यशैली, ऐसा क्या आपको मिल गया? जो इनकी कार्यशैली है ना, जिस तरीके से जनता में इनके खुद के अंदर लोगों की नाराजगी है, हम तो कह रहे हैं बार बार करेंगे, इनकी नाराजगी जो है जनता की नाराजगी और इनका अंतर कला जो है आपस में इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। जो नेतृत्व परिवर्तन की बार बार चर्चाएं चल रही, कोई ऐसा संभावना आप विपक्ष देखता है क्या? अब देखिए ये इनका अपना मामला है, कब किसको कहां बुलाया जाता है, दिल्ली बुला करके उनको कुछ और समझाया जाता है खुले मन से। आज राकेश भाई कह रहे हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए अपनी बात रखने के लिए, तो मैं समझता हूं भाई तो ट्वीट पे फंस गए, उनको उम्मीद नहीं थी ये वाला सवाल आएगा। नहीं, राकेश भाई खुद बेचारे भुक्तभोगी हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने भी एक पत्र अच्छा, आप उनका कंधा मत तराशो। मैं इनका कोई पर्सनल बात नहीं, मैं पर्सनल बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। और जिस तरीके से आप देखिए इनके विधायक जो है खुद बिजली की समस्या को लेकर के कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में 1 महीने से बिजली आपूर्ति ठीक नहीं है। इनके खुद के पूर्व 42 साल 50। अच्छा, राकेश जी के एक दोस्त हैं, हरदोई के विधायक हैं, श्याम किशोर, उन्होंने एक ट्वीट लिखा है, कहा घूस थी, घूस है, घूस रहेगी। तो क्या स्टेटमेंट है, मतलब $1 मिलियन है, अप्रिशिएट, इसको बढ़ा के रखना चाहिए। और इन्हीं के जो विधायक वहीं हरदोई से विधायक है मल्लावा से आशीष पटेल, आशु, उन्होंने भी पत्र लिखा है, सीधे पत्र लिखा कि हमारे बिजली का मैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अजय वीर सिंह को आमंत्रित करता हूं। अजय जी, स्वागत आपका और धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। सर, जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बंटा धार। आपका पांव सड़ बीजेपी में पड़ गया है सर, इनके यहाँ क्या तो कलह क्लेश शुरू करा दिए हो। विजय, देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, चुनाव के बाद अपनी समीक्षा की जाती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी में एक समीक्षा की जा रही है और उनके संगठन के लोग कार्यकर्ता अपने मन की बात कार्य समिति में रख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जहां तक उपचुनाव की बात है, आज मुख्यमंत्री जी ने 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, और हम लोगों ने, जैसा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 सीट है, वो एनडीए के कोई भी दल उन सीटों पर चुनाव लगे, हमने अपने संगठन की तैयारी वहां पे शुरू कर दी है। वो किसी भी दल के पास सीट जाएगी, हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता वहां मीटिंग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव होने हैं उसमें एनडीए के प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। इसी स्ट्रेटेजी को लेके सरकार, क्या ये जो मंत्रियों की कमेटी फॉर्म की गई है, एनडीए का संगठन भी बनाई गई है, लोकदल का संगठन भी काम कर रहा है। जो मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है, प्रति 3 मंत्री 1 विधानसभा, आपसे बीजेपी ने या यूपी सरकार ने आरएलडी से कोई कंसल्ट किया है कि हम एक ऐसी कमेटी बना रहे हैं? आपकी जानकारी में है? नहीं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, अनिल कुमार जी, वो मीरापुर विधानसभा की जो कमेटी बनाई गई है उसमें वो कमेटी, उनके साथ 2 और मंत्री लगाए गए हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 3 सीट है उस पर हमारा संगठन और हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरी मजबूती से तैयारी से चुनाव की तैयारी कर रहा है। और जैसे ही उपचुनाव की घोषणा होगी, एनडीए के किसी भी दल के पास वो सीट जाए, उसको जिताने का काम हमारे, यानी कि आपको सिर्फ मीरापुर की सीट मिल रही है। अगर अनिल को सिर्फ 1 सीट का प्रभारी बनाया गया है तो मैं मानूं सिर्फ आप मीरापुर ही लड़ रहे हैं। नहीं विजय जी, हर डिबेट में आप हमें इसी बात पे घेरने का काम करते हैं। अरे मैं देखो, किसी की सीट बता दो तो कह रहे हैं हमको घेर रहे हो। अरे मैं आपका कोई, क्या आपने मेरा खेत जोत लिया है कि मैं आपका खेत जोत लिया हूँ? कौन सी सीट लड़नी? नहीं, एक बात, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व आरएलडी का बैठ के तय कर लेगा, और जो भी सीट जिसको इनके लिए पैरवी करो हम लोग और कहेंगे आप हमें घेर रहे हो। पक्ष में वो सीट आएगी तो भी हम इतनी मेहनत से काम करेंगे, और अगर एनडीए के किसी भी घटक दल के साथ वो सीट जाएगी तो वहां भी हम जिताने का काम करेंगे। ये बीजेपी में जो अंतर कला, असंतोष, नेतृत्व परिवर्तन जैसी बातें 3 दिन से पूरी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट तक सब जगह मिल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। आप भी कोई जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, हमें देखिए विजय जी, हमें 2 सीट मिली थी, दोनों सीटों पर हमारी जीत हुई है,
हमारे जो और ये जो बीजेपी हारी है सहारनपुर, नगीना, मुजफ्फरनगर, कैराना, ये सब की जिम्मेदारी नहीं लोगे आप? बीजेपी के पास नहीं थी, नगीना पहले बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन हाँ जहां जिन सीटों पर हम हारे हैं, आपके आने का फायदा क्या हुआ सर? आपके आने का कोई फायदा नहीं हुआ। नैतिक तौर पर आपको राजनीतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए बीजेपी की इस डिफीट की। ब्रजेश जी, जो अमरोहा बीजेपी के पास नहीं थी, बसपा से छीनने का काम हमने उस सीट को किया है। आपका क्या है सर? अमरोहा जबरदस्ती आप सर, सब उनकी सीट थी बीजेपी की, आपका कुछ नहीं था सर। नहीं, अमरोहा बसपा की सीट थी सर। मैं सुधा मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। आपका बहुत शुक्रिया सर अजय वीर जी। सुधा जी, स्वागत आपका। ये बीजेपी के भीतर ये अंतरकलह, असंतोष, भीतरघात, भ्रष्टाचार के आरोप, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, पिछड़े और दलितों का के साथ भेदभाव, ऐसी खबरों के बीच अब चर्चा नेतृत्व के परिवर्तन को लेकर भी चल रही है। ये गुटबाजी किस तरफ इशारा कर रही है? ब्रजेश जी, ये जो किया है वो सामने आ रहा है। दो लाइनें हैं कि बड़ी तबीयत से पत्थर उछाला था आसमान में, वो आके गिरा है अब उन्हीं के मकान में। जो ये दूसरों के साथ लगातार करते आ रहे थे, वही अब चूंकि जानते हैं ना कि जब जीत हो रही होती है तो सब कुछ अच्छा है, कोई भी चर्चा पर चर्चा नहीं होती है। जहां हार की शुरुआत हुई वहां पे वो जो कालीन बिछा हुआ था वो धीरे धीरे खिसकने लगा और अंदर की जो गंदगी है वो दिखने लगी। ये चाहे जितना अनुशासन, यशस्वी और बड़े बड़े शब्दों को लेके आए और बड़े बड़े मंचों पे बैठ के उन शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन जो हकीकत थी वो अब सबको दिखने लगी है कि ये सिर्फ राजनीति जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर जीत नहीं मिल रही है तो जिस तरह सबको बटोर के रखा गया है, उन बर्तनों के बीच में कैसे वहां युद्ध होगा ये देखने को मिल रहा है। अभी हमारे भाई राकेश जी ने बहुत अच्छे शब्दों, बहुत अच्छे वक्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अच्छा वक्ता होना और अपने सामने हो रही परिस्थितियों को अनदेखा करना दोनों अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे मीडिया को दोष दे देना, बाकी विपक्षियों को दोष देना कि वो निकाल रहे हैं चीजों को, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आपके लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में आप अव्वल है, आपके लोग कह रहे हैं कि सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, आपके लोग कह रहे हैं कि चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री है उनके बीच में मनभेद बन रहा है, आपके लोग कह रहे हैं कि आप दिल्ली से लखनऊ एक किए बैठे हैं और इसमें दोष मीडिया और विपक्ष का हो गया। तो दिक्कत इस बात की है ब्रजेश जी कि जो आपने बबूल के पेड़ लगाए थे, अब उनमें बबूल के फूल और जो फल है वो दिख रहे हैं, आम तो नहीं होगा ना। दूसरी पार्टियों को तोड़ना, उनके लोगों को खरीदना, भस्मासुर बन के दूसरों के शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं जानबूझ के प्रयोग कर रही हूँ कि सारी पार्टियां जो कहते हैं ना कि जिसके पास पुराना नौकर पुराना दोस्त हो वो व्यक्ति कितना अच्छा है आप समझ सकते हैं। इन्होंने अपने ही लोगों को खत्म कर दिया और दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो ये जो अंतरकलह है, अच्छा, इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कार्यसमिति की बैठक में बड़ी एक जबरदस्त बात कही। अखिलेश यादव के लिए बड़ी सहृदयता दिखाई बीजेपी ने, और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं बता रहा हूं अखिलेश जी को ये कांग्रेस भस्मासुर है, आपको खा जाएगी। भाई आप सलाह दे रहे हैं क्या अखिलेश यादव को? गजब मतलब पार्टी है बीजेपी। ये जो भाजपा की प्रवक्ता, भाजपा के अध्यक्ष, अपनी बीमारी की चिंता नहीं है। जो लोग भी बोलते हैं, ये लोग जो कुछ बोलते हैं सामने दर्पण रख के खुद के लिए बोल रहे होते हैं। ये बता रहे हैं कि ये हम है और हम यही करते आए हैं। तो चूंकि आप जैसे होते हैं आपको वैसे ही लोग। धन्यवाद मैडम। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, बड़ी तेज चर्चा और मैं सीधा पूछ लेता हूं और आपसे उसका विश्लेषण चाहता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी नेतृत्व परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन, मंत्रिपरिषद के परिवर्तन या संगठन के परिवर्तन पर कुछ विचार कर रही है? ये क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर? ब्रजेश जी, काफ़ी बड़े फेरबदल होंगे बीजेपी में। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी बुरी तरह हारी है और इसको लेकर के जो ये बयान आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये उसी की अपनी एक तैयारी है। अब सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन की बात उत्तर प्रदेश में, तो जो मीटिंगें दिल्ली में हुई है उसमें इसमें कोई चर्चा नहीं हुई और इस पर कोई विचार भी नहीं होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्तर पर कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है यहाँ पर, और इन लोगों ने चर्चा भी नहीं की है। कल जो नड्डा जी से मिले हैं, आज प्रधानमंत्री से जो भेंट हुई है, इसके बाद अमित शाह से जो भेंट हुई है, इसमें
उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन संगठन में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और वास्तव में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उसको लेकर रूपरेखा तैयार हो रही है। जब वहाँ पर परिवर्तन होगा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन होगा, कैबिनेट में फेरबदल होगा, उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो परिवर्तन हो गए, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन होगा ऐसी संभावना मुझे नहीं दिख रही है और इस पर कोई अभी तक चर्चा नहीं हुई है कहीं पर। तो आप ये बताइए कि ये असंतोष, अंतरकलह, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, सीरियस एलिगेशन प्रेजेंट इस वक्त के विधायक, फार्मर मिनिस्टर्स, पार्टी के नेता लगा रहे हैं, ये बताता है कि पार्टी और संगठन के भीतर कुछ बहुत बड़ी राजनीतिक कुछ क्राइसिस उत्पन्न हो चुकी है जिसका समाधान नहीं हो रहा है। देखिए ब्रजेश जी, पार्टी जब हारती है, कोई पार्टी हारे, तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो स्थितियां पैदा होती हैं। अब जब पार्टी जीत जाती है तो जो लोग असंतुष्ट होते हैं वो बाकायदे एक समझौता करके बैठ जाते हैं कि अब क्या बोलना, अब पार्टी जीत गई है। अब चूंकि हार गई है तब वो बातें उभर के सामने आ रही हैं। पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार में बैठे कुछ लोग सरकार के नेतृत्व को इस हार के लिए कसूरवार ठहराना चाहते हैं। संगठन ये चाहता है कि ये ठीकरा सरकार के माथे फूटे। कुछ तो इनकी पार्टी में हार की जिम्मेदारी को शिफ्ट करने की बात चल रही है, कौन किस पर आरोप थोप ले। देखिए, राजनीति में बचाव के रास्ते पहले ढूंढे जाते हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। ये मैं 7 साल से देख रहा हूं कि ये वास्तव में मैंने तो ऐसी कभी नहीं देखा जब सत्ता की लड़ाई ना हुई हो। हर बार लगातार होती रहती है, ये एक सतत प्रक्रिया है। मैं तो सर 25 साल से देख रहा हूँ यूपी में, आप 35-40 साल से देख रहे हैं। हाँ, ये जो कह रहे थे राकेश जी, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हमारे यहाँ सत्ता की कोई समस्या नहीं है, हमारा कार्यकर्ता विचारवान कार्यकर्ता है। अरे मैं आपको तो वो विचारवान दिख रहा है। ब्रजेश जी मैं उदाहरण बता, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो विधायकों ने एक बैठक की, मैं गया। दुर्गा प्रसाद मिश्रा एक विधायक थे देवरिया के जी, तो उनके यहाँ कुछ विधायक इकट्ठा थे तो मेरे मुंह से कहीं निकल गया उनके पास कि क्या कल्लाद जी बनेंगे क्या? तो उनके समर्थक बोले कि क्या बोले, कल्लाद जी बनेंगे? अरे चाहे कल्लाद जी मिश्रा बने, कल्लाद मिश्रा या दुर्गा प्रसाद मिश्रा बनेगी मिश्रा है। ओके, मतलब हमसे गलती हो गई, मैं कहूँ कि दुर्गा प्रसाद मिश्रा मुख्यमंत्री हाँ, नहीं ठीक बात तो हर व्यक्ति सत्ता की लाइन में लगा हुआ है। सर ये तो तब हालात है। मैं ब्रजेश जी बताऊं, एक चुनाव हारने के बाद अगर इतना सुर फुटहुल है तो मैं तो कहता हूं बीजेपी को विपक्षी पार्टियों से सीखना चाहिए, जो 4-4, 5-5 चुनाव लगातार हारे हैं उसके बावजूद वो खड़े रहे। इनके यहाँ तो 4 चुनाव में एक दूसरे का सर फोड़ डालेंगे। मैं बता, आपने देखा नहीं क्या कल्याण सिंह कैसे अलग हुए, फिर आए, फिर गए, ये सारा कुछ आप देखते रहे हैं। वास्तव में विजय जो है तमाम उसको ढकती है, असफलता जो उसको ढक देती है, और जो असफलता लावारिस होती है और जीत के सर कई पापा होते हैं। हाँ, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए हैं इस परिचर्चा में। वीरेंद्र जी, ये जो प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस है, लोग आपको सुनना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर, सरकार के भीतर, लखनऊ में क्या चल रहा है, और ये दिल्ली इस समय बड़ा एपिक सेंटर बना हुआ है क्राइसिस का। देखिए, 4 जून को जब से चुनाव परिणाम आए हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है, उसके बाद से तो तमाम सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन जब से केशव मौर्य ने कह दिया कि सरकार संगठन से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा है, तब से ये मामला और तूल पकड़ गया। अपनी सरकार के भ्रष्टाचार पर बोलना, क्या ये आंतरिक लोकतंत्र है और क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं? लेकिन ब्रजेश जी, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हो गई, विभिन्न दलों के नेता उसमें इतने आ गए कि जब वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी डालियां आपस में टकराने लगती हैं, पत्ते फड़फड़ाने लगते हैं। शायद वही जब तेज हवा चल रही है
तब तब ऐसी आवाजें आ रही हैं, वही स्थिति बन रही है। लेकिन आज इस बात पर भाजपा को विचार करना होगा कि क्या कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, क्या कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और लोग सरकार के अफसरों से नाराज हैं। हालांकि भाजपा की सरकार में अफसरों ने हमेशा मौज मारी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रजेश जी, श्याम प्रकाश ने कहा न रुपया दिए बिना पहले काम होता था, ना अब होगा और ना आगे होगा। ऊपर से नंद किशोर गुर्जर ने चुनाव में बोला, मोती सिंह ने इसी भ्रष्टाचार पर बोला, फिर रमेश चंद्र मिश्रा ने इसी बात पर बोला और आज सुनील भराला ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ले और इस्तीफा दें, आखिर किसी को तो लेना चाहिए। इतना बीजेपी में कभी किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक बात और है सबसे बड़ी कि केशव मौर्य के बयान से भाजपा में हंगामा मचा है, लखनऊ और दिल्ली के बीच तमाम बातें हो रही हैं जी। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई बयान नहीं आया है, वो एकदम बेफिक्र हैं, सरकारी मीटिंगें कर रहे हैं, राज्यपाल से मिले हैं और उन्होंने सत्र के लिए उनको आमंत्रित किया है। ये जरूर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में होना है, संगठन में कोई बदलाव करना चाहती है पार्टी तो उसके लोग तय करें और आयोगों और निगमों में भी अगर कुछ कार्यकर्ता सेट हो जाए तो उनका भी कुछ दिन बहुर जाए। पिछले 7 साल की सरकार में 5 साल से ज्यादा समय से लगभग ये सब पद खाली चल रहे हैं। ब्रजेश जी, यूपी में जो चीजें चल रही हैं और जो नेता दिल्ली जा रहे हैं और केंद्रीय नेता उनसे आगे बढ़ बढ़ के मिल रहे हैं, अगर ये सब चीजें पटाक्षेप करनी है, अगर कोई गुटबाजी और कोई नाराजगी नहीं है तो केंद्रीय नेतृत्व या हाईकमान एक बार सामने आकर कह दे कि यूपी में योगी के नेतृत्व में 2027 में चुनाव लड़ा जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। किसी एक नेता को आके तो बोलना पड़ेगा क्योंकि ये मामला लगातार परेशानी पैदा कर रहा है और बहुत असमंजस भी बना हुआ है। वैसे जुलाई के अंत में ये बात आई है कि प्रधानमंत्री एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ये बुलाए गए हैं। अभी तारीख का पता नहीं चला है, उसके बाद सरकार हो या संगठन हो या मंत्रिमंडल हो, कहाँ क्या परिवर्तन अगर होगा। बीजेपी ये मानती है वीरेंद्र जी की ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है, तो ये फिर गुटबाजी को प्रश्रय क्यों दिया जा रहा है? और अगर आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो फिर उसमें विलंब क्यों? देखिए, ये सब बड़ी पार्टियां हैं, ये सब जलेबी छानती रहती हैं और मैंने आपको बताया ना, इंदिरा गांधी रात में पेड़ लगाती थी और सवेरे वो पौधा हिला के देख लेते रहे कि कहीं जड़ एक मजबूत तो ना हो गई है। तो वैसे है, भाजपा भी वही रोग है, छानते रहो, घोंटते रहो। देखिए, योगी की छवि काफी बड़ी हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए उनके ऊपर सीधे ये कोई आरोप लगाकर हटाने की स्थिति में तत्कालिक तौर पर नहीं है। इस वजह से ये सब चीजें चल रही हैं। देखिए, जो केशव मौर्य ने सवाल किया वो एक पहेली जैसा सवाल है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ये एक पहेली उन्होंने फेंकी, इसका कोई जवाब नहीं आया। योगी ने भी एक सवाल किया कि अति आत्मविश्वास में हारे, ये किसके लिए इशारा था, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। ये बुझी बुझाई चल रही है। बहुत सही बात कही आप। और इस पर जो है कोई चीजें, देखिए, जब अशरफ का हत्या अतीक अहमद वाला कांड हुआ, बुलडोजर चला, तब वो इलाहाबाद में नहीं जीते, हार गए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मौत भी हो गई, तब वो हार गए भाजपा वाले। आजम खां का पूरा परिवार जेल चला गया, तब भी रामपुर में हार गए भाजपा वाले। अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बन गया, तब भी भाजपा हार गई। काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। आप ये बताइए, ये आपने नई बात कही, ये ठीक बात कही। ये सारे बुलडोजर, ये सारे मुद्दे अब भाजपा में प्रासंगिक रह गए हैं। अरे बच गया पंतनगर, राजनाथ सिंह का मार्जिन भी
लुढ़क गया, 3-3.25 लाख वोट उनके गायब हो गए। अगर 2-4 दिन और चलता बुलडोजर तो राकेश त्रिपाठी तो बड़ी क्राइसिस में आते बेचारे। बहुत सारी चीजें हैं। तो एक साहित्यकार ने लिखा है जी, वैसे मुनव्वर राणा साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। उनका एक शेर है कि कब तक चलता रहेगा घमासान और कब तक न थमेगा ये तूफान। हालांकि उन्होंने आगे लिखा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, और मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए बहनों भाइयों दूसरा चरण इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आपकी पार्टी, आपके बड़े नेता, आपके मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये बार बार किसको बता रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछेंगे ना कि संगठन बड़ा या सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभाविक तौर पर ये प्रश्न कहां से आया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है? रंजन जी से पूछ लेंगे, ये किसको आप कहना चाहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है? ये किसको कन्वे करना चाहते हैं? ये सवाल अगर अभी दीपक रंजन जी से पूछ लीजिए, संगठन बड़ा कि सरकार, तो ये कहेंगे ना संगठन बड़ा ना सरकार, सबसे बड़ा परिवार। यही सवाल आप कांग्रेस से पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे ना संगठन बड़ा ना सरकार, मुझे आप बता दीजिए, एक प्रचलित आपके यहाँ नारा हो गया है कि सबको ये कह रहा है संगठन सरकार से बड़ा, संगठन सरकार से बड़ा, संगठन सरकार से बड़ा। ये आप किसको बताना चाहते हो? क्या चीफ मिनिस्टर को कोई मैसेज संगठन कन्वे करना चाहता है? ये निहुरे निहुरे ऊंट क्यों चरा रहे हो सर? लड़ना है तो सामने आओ, ये क्या कर रहे हो आप? इससे आपका काम भी नहीं हो रहा, फजीयत अलग हो रही है। देखिए ब्रजेश जी, कोई लड़ने का विषय नहीं है। नहीं ब्रजेश जी, कोई लड़ने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति की बैठक थी, और विस्तारित कार्य समिति की बैठक में जो हमारे सामने बैठे हुए कार्यकर्ता थे, उन बैठे हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, संगठन की ताकत होती है। यह कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरने के लिए, जोश भरने के लिए दिया गया उनका एक शाश्वत सत्य वक्तव्य है। लेकिन इसको अलग अलग ढंग से इसकी मीमांसा विपक्ष करने का काम कर रहा है, तो इसके आधार पर विश्लेषण निकालने का काम कर रहा है कि कोई संगठन और सरकार के बीच में मतभेद है। संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये आप किसको संदेशा देना चाहते हैं? किसी को संदेश देने का मसला नहीं है। मैंने कहा ना, ये शाश्वत सत्य है। इस शाश्वत सत्य में कोई संदेश देने का मसला बता रहे हो, शाश्वत भी बता रहे हो, ये शाश्वत पर मैं कह रहा हूं उनके लिए मैसेज है, तो पर बदल जा रहे हो सर। शाश्वत है, सत्य है, पर जिसको मैसेज देना चाहते हो कह तो दो कि ये टैग कर रहा हूं आपको। क्या बुराई है इसमें? नहीं, ये किसी के लिए मैसेज नहीं है, ये किसी के लिए मैसेज नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है। मैंने तो कहा ना, ये कोई नया शोध नहीं है, ये कोई नया निष्कर्ष नहीं है, ये कोई केशव प्रसाद मौर्य जी ने पहली बार कहा, ऐसा नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के और आज तक ये बात भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मंचों पर मैं कह रहा हूं, ये बात कही उन्होंने कि 24 घंटे के बाद ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इतना ही बयान काट के वायरल खुद कर रहा है। ये आश्चर्य का विषय है। बहुत सारे बयान ऐसे होते हैं जो बयान दिए जाते हैं, सर ये बहुत मेजर एम्बैरेसमेंट है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कि जिनके नेतृत्व की सरकार है आप उनको एम्बैरेस कर रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल एम्बैरेस नहीं कर रहे ब्रजेश जी। अभी इस डिबेट के बाद आपकी इस डिबेट के क्लिप ना मैं भी 24 घंटे बाद तक अभी अपने ट्विटर हैंडल पर अपडेट करूंगा। अब इसके बाद इसके कोई अर्थ निकालने लगे, नहीं ये सोशल मीडिया पर और कोई बयान क्यों नहीं ट्वीट हुआ उसमें? यही वाला क्यों डाला गया सर? वो भी 24 घंटा बाद। तत्काल डालते तो मैं मानता। ये बयान सर स्पेशली वो वीडियो काट कर डाला गया और गवर्नमेंट ऑफ द डे को एम्बैरेस किया आप लोगों ने सर। नहीं ये गवर्नमेंट में केशव प्रसाद मौर्य जी स्वयं गवर्नमेंट में सर, वही तो मैं कह रहा हूं, मंत्री है सरकार के, तो सरकार को और सुनिए कमाल की बात विजय शुक्ला जी मुझे बता रहे थे, सरकार तो पूरी आज फिर से कहा गया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। तो ये किसने कह दिया कि आपको ये कन्वे करना है? कुछ तो है जो आप बताना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं।
नहीं, मुझे लगता है कुछ अलग जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जानने को मिलेगा कुछ नहीं। चाहे जितनी कवायद इस पर कर ली जाए, कितनी डिबेट्स कर ली जाए, कितनी चर्चाएं कर ली जाए, कितने विश्लेषण कर लिए जाए, कितने लेख लिख लिए जाए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। और समाजवादी पार्टी को विशेष करके ज्यादा मायूसी हाथ आने वाली है। आपने बहुत बचने की कोशिश की। आपकी जगह कोई दूसरा प्रवक्ता होता तो शायद अब तक वो डिबेट छोड़ के चले भी गए होते। बट आई अप्रिशिएट कि आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी सच तो आपको ही पता है। मैं आपके दोस्त दीपक रंजन को इनवाइट करता हूँ। ये तो कह रहे हैं परिवारवाद है आपके यहाँ। देखिए विजय जी, राकेश त्रिपाठी जी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सत्ता पक्ष में है कि विपक्ष में है, सरकार इनकी है किसकी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, क्या है क्या नहीं, ये इस चीज में कंफ्यूज जाते हैं। इनसे आपने सीधा सीधा सवाल पूछा कि संगठन कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो ट्वीट किया या खुले मन से जो कहा, उनका मतलब क्या है? क्या सरकार को नीचा दिखाना? देखिए, मैं बड़े साफगोई से कहना चाहता हूं, हमारे लिए व्यक्ति से बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा देश है, और देश से बड़ा कोई नहीं है। ये तो बीजेपी का डायलॉग था सर। नहीं, देश इनका अगर इन्होंने देश की चिंता की होती ब्रजेश जी, अगर उन्होंने देश की चिंता की होती तो आज ये हालात नहीं होते देश और प्रदेश के। आप इनकी चिंता में दुबले क्यों हो रहे हैं? हम क्यों इनका झगड़ा ये निपटा लेंगे। हम बता रहे हैं आपको। देखिए, हम लोग शुरू से ही कहते थे, अपोजिशन जब कहता था प्रदेश के हालात बयां करता था, तो आज की तारीख में इनके खुद के लोग हालात बयां कर रहे हैं। किसको मैसेज देने की कोशिश है कि संगठन बड़ा है, संगठन बड़ा है, संगठन किसको कहना चाह रहे हैं? कह नहीं पा रहे हमको जो मुझे लगता है, कह नहीं पा रहे हैं। नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि हमको लगता है केशव प्रसाद मौर्य जी को कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रही है। उसके बाद कहा जाएगा मॉनिटरिंग आप देखते रहना, और हमको यहाँ पे दिल्ली आकर के बताते रहना, और जरा सा भी दाएं बाएं हो तो चूड़ी कसते रहना। आपके लिए तो ठीक है, झगड़ा अगर ये कर रहे हैं। हमारे लिए तो हमें देखिए, हमें चिंता प्रदेश की और प्रदेशवासियों की। ये लड़े झगड़े जो कर रहे हैं इनको करें, इनकी अपनी अनुशासन समिति है। मैं अजय वीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अजय जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है कि बीजेपी विपक्ष से नहीं, बीजेपी इस वक्त बीजेपी से ही लड़ रही है। संगठन और सरकार एक दूसरे के आमने सामने ही एक तरह से, और आपस में बड़ी रार मची हुई है। इसका दुष्परिणाम जनता के बीच पहुंचेगा, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, अगर सरकार और संगठन में मतभेद होंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं होगा, तो निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होगा। वैसे तो ये राकेश जी की पार्टी का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें हमारा कहने का कोई उचित पर एक सहयोगी दल है, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं इनको? सलाह क्या और सरकार में मतभेद होते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होता है। आपकी सलाह क्या है अजय जी, इन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, हमारी सलाह ये है कि उपचुनाव पे ध्यान दें। 10 के 10 उपचुनाव हम लोगों को जीतने हैं, उस पर कार्य करें। जैसा कि योगी जी ने बीजेपी की कृपा पर 2 सांसद जीतने वाली पार्टी आज सलाह दे रही है बीजेपी को। ये तो कमाल हो गया। सलाह नहीं दे रही है, क्योंकि हम गिफ्ट में सीटें जिसको मिली हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की, वो गिफ्ट पाई पार्टी अब मूल पार्टी को सलाह दे रही है। ये तो गजब हो गया, कमाल कर दिया। डिबेट में हमें इसी बात पर घेरने का काम करते हैं कि आपको 2 सीट मिली थी, 2 सीट सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब बीजेपी के ऐसे दिन आ गए कि आप सलाह दे रहे हो कि देखो झगड़ा मत करो। एनडीए के हम पार्ट हैं, और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस सरकार में और जिस दल गठबंधन में हम हैं, वो गठबंधन मजबूत हो। और जहां गठबंधन मजबूत करने की बात होती है, तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर सलाह देता है तो वो माननी चाहिए। और आपकी पार्टी के नेता बीजेपी के नेताओं के बारे में भला बुरा कहते हैं, आपने कोई एक्शन लिया? आपके नेता ने क्या कहा था? जयचंद कहा था संगीत सोम को, इतने बड़े लीडर हैं बीजेपी को, उनको जयचंद कहा आप लोगों ने। आप खुद इनके यहाँ फूट डलवा रहे हो, आप खुद जिम्मेदार हो। किसी नेता ने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में कोई ऑफिशियल कहा? रोहित अग्रवाल ने जयचंद कहा, और इसका विरोध किया था राकेश त्रिपाठी। यहाँ बैठे हैं, आपसे पूछवा दूंगा। आपकी भी जानकारी में है, रोहित अग्रवाल जी को कारण बताओ नोटिस दिया गया, उनसे जवाब मांगा गया, और उन्होंने जवाब में लिखित में ये कहा है कि हम किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। अनुशासनहीनता हमारी पार्टी में बिल्कुल बर्दाश्त। तो क्या कार्रवाई की गई रोहित अग्रवाल पे? माफी मांगी उन्होंने? मैंने बताया ना, कारण बताओ नोटिस दिया था। नोटिस से क्या होता है सर? आप बेइज्जत कर रहे हो बीजेपी के नेताओं को। एक तो गिफ्ट में सीट लोगे, ऊपर से अपमानित करोगे। नहीं, आप बेइज्जती करोगे इनकी सर। नहीं, आप हमें जी, आप हमें फंसाने की कोशिश ना करें। भारतीय जनता अच्छा सुधा जी बोलिए, पता नहीं इनके मन में क्या बैठ गया कि मैं इनको फंसा दे रहा हूँ। आप बोलो सुधा जी, क्या वाकई में इनका झगड़ा है?
हालांकि अजय वीर सिंह जी मेरे दोस्त हैं, मैं क्या बताऊं, इनके मन में ये भ्रांति बैठ गई कि मैं इनको फंसा रहा हूं। बोलिए सुधा जी। नहीं, शाश्वत सत्य है उसको आपने पूछने की कोशिश की, लेकिन जब सामने जो सत्य हो उसको कहने में संकोच होगा तो फंसाना ही लगेगा। दिक्कत इसी बात की है। हमारे भाई लगातार मतलब देखो RLD कह रहे हैं कि नहीं भाई झगड़ा खत्म कर लो, ये निपटाओ, इसका संदेश ठीक। अब मतलब एक तो उपहार पाए हो, उपहार में साम्राज्य मिला है, 2 जिला मिला है, आप कह रहे हो नहीं लखनऊ वाले ठीक काम। अरे भाई आप कैसे दे सकते हो सलाह? मुझे दुख है मुझे राकेश त्रिपाठी जी के लिए दुख है। आप बोलिए सुधा जी। वापस जो हम करते हैं आपको वापस आके मिलता है। तो जिस शाश्वत सत्य की बात चल रही थी लगातार कि शाश्वत सत्य हमारे यहाँ संगठन आगे है, सरकार उसके साथ चलती है, यहाँ पे दिक्कत है कि संगठन और सरकार में जिस तरह से पैरोकारी जनता को लूटने की रहती है, जनता के सारी चीजों को झुठलाकर अपनी सत्ता बनाने की होती है, उसमें हार ने कहीं न कहीं जो दूरी थी उसको प्रकट कर दिया है। मध्यस्थता जो जीतने की थी वो हार में तब्दील। अच्छा ये बताओ, चलो राकेश जी ने जवाब नहीं दिया, आप लोग तो दिन भर साथ डिबेट करते हो, ये किसको बताना चाहते हैं कि संगठन फलाने से बड़ा होता है? आपने देखा हमारे उप मुख्यमंत्री जी को लगातार जिस तरह से सरकार में वो बस दिखते हैं, उतना उनको कार्य मिल नहीं रहा है और दिल्ली पहुंच रहे हैं, लखनऊ में वो समायोजन हो नहीं पा रहा है। क्या बीजेपी संगठन सरकार को नीचा दिखाना चाहता है? देखिए ये लोग सबको दिखाते हैं, इनको बस मौका मिले। ये सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए। ब्रजेश शुक्ला जी को लाया जाए। धन्यवाद सुधा जी। ब्रजेश जी मैं वही सवाल आपसे भी दोहराता हूं सर, और आप इस पे थोड़ा टार्च वाली रोशनी डालिए, थोड़ा अंधेरे में प्रकाश हो और हमारे भाई थोड़ा सा इसको प्रज्वलित होते हुए इस रोशनी को देखें। राकेश त्रिपाठी जी, ये बार बार किसको बताने की कोशिश हो रही है कि फलाने फलाने से बड़ा होता है, फलाने फलाने से बहुत बड़ा होता है, ये किसको बताया जा रहा है? वास्तव में सरकार को बताया जा रहा है ब्रजेश जी। कारण क्या है, उन्हें केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि संगठन की सुनवाई नहीं हुई। संगठन में भी ये सब बातें उठती नहीं है इसके पहले कि साहब संगठन नहीं सरकार वो हो गई है। ये एक साधारण शब्द है और मैं 35 साल से सुनता आ रहा हूँ कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है, लेकिन इस समय जो प्रयोग किया जा रहा है वो यही है। एक शिकायत है ये कि साहब जो बड़ा है उसकी नहीं सुनी गई, यही बार बार कह रहे हैं। इसीलिए पहले आपने भाषण भी दिया, उसके बाद पोस्ट भी किया, तो ये सारा कुछ है। वो सारे रास्ते ढूंढे जा रहे हैं जिससे अपनी बात ये मजबूती से कह सके। वकीलों जैसी तार्किकता के साथ एक बात कहता होगा, 24 घंटे के बाद उस पर्टिकुलर 1 मिनट के बयान को वीडियो काटकर बीजेपी फॉर यूपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वही चीज लिखकर पोस्ट की जाती। इत्तेफाक होता अगर उस वक्त कर दिया गया होता। ये सर इंटेंशनली है, आप समझो मैं जो कहना चाहता हूँ, और फिर आज किया गया। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक साधारण शब्द है जो बीजेपी में प्रयोग बार बार होता है, लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है यहाँ पर लक्ष्य दूसरा है, इसका मकसद दूसरा है कि साहब ये जो है संगठन जो है संगठन की सुनी नहीं गई। धन्यवाद ब्रजेश जी। संगठन को निकालने के लिए उससे थैंक यू। अब अपनी सफाई में अगर आप कुछ कहना चाहें राकेश जी तो मैं 20 सेकंड आपको देता हूं सर, गो अहेड। देखिए मुझे लगता है ब्रजेश जी को लेकर के सफाई देने के जैसा कुछ मसला नहीं है। मैं फिर इसको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि ये जितनी बातें, जितने सिगुफे, जितने सियासी गलियारों में चर्चा की जा रही है, इन चर्चा औचित्यहीन है, इन चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं है और ये फिर व्यर्थ हो जाएंगी, वैसे ही जैसे अलग अलग समय पर कई बार हो चुकी है। तो कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। क्या भारतीय जनता फलाने फलाने से बड़ा होता है, आप लोग अभी भी कायम है? चर्चा करते हैं 10 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ इसमें मैंने कहा ना बार बार कहेंगे, इसमें कोई इफर्ट नहीं, कोई ढका छुपा नहीं। पहुंच गया मैसेज, चोट पर सबके सामने मैसेज पहुंच गया जिसको जाना था कि फलाने से बड़ा है। आप 10 सेकंड राकेश। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक चीज और कही है और लिखी है कि हम डिप्टी सीएम बाद में हैं और भाजपा कार्यकर्ता पहले हैं। तो यही चीज वो चाहते हैं कि सीएम भी लिख करके दे। धन्यवाद सर, कार्यकर्ता पहले। नमस्कार सर, डिबेट ओवर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, डिबेट ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बेहद शानदार होगा। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।